जुड़वा भाभीियों के घर आई जुड़वा नंदे। सीता, ये क्या हरकत है? तुम क्लास में सोने आती हो? रुको, प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। माफ करना मास्टर जी, वो क्या है ना, रात को जागरण में गई थी इसलिए आंख लग गई। आपसे ऐसा नहीं होगा। ना हो तो ये अच्छा होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी क्लास की बेल बजती है और मास्टर जी चले जाते हैं। अगले दिन मास्टर दीनानाथ सुबह स्कूल की ओर जा रहे थे, तभी सीता वहाँ आती है और मास्टर जी को पत्थर मार देती है। इस सीता की इतनी हिम्मत, मुझे पत्थर मारा। आज तो इसका नाम स्कूल से कटवा ही दूंगा। दीनानाथ जाकर उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसके पिता रामू को बुलाते हैं। हमारी बेटी बहुत सीधी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने खुद देखा था सीता को पत्थर मारते। रामू सीता से पूछते हैं तो वो गीता का नाम लेती है, जिसके बाद रामू गीता को बहुत डांट लगाता है और गीता को दिल्ली भेजने का फैसला करता है। जाने से पहले गीता सीता के पास जाती है। सीता, ये तूने सही नहीं किया। क्या किया मैंने? भोली मत बन, मैं जानती हूँ मेरी तरह तैयार होकर तूने ही मास्टर जी को पत्थर मारा था। ये तू क्या कह रही है? ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से और आज के बाद कभी तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगी। ऐसे ही 20 साल का समय बीत जाता है। अब सीता और गीता दोनों बड़े हो चुके थे। आज सीता की शादी अर्जुन से हो रही थी। विदाई के समय वो अपने पिता से बोलती है, पापा, गीता नहीं आई आज भी? नहीं बेटा, तू तो जानती है उसकी गलती पर उसे बुआ जी के यहाँ दिल्ली क्या भेज दिया। 20 साल से वो यहाँ नहीं आई। पापा, मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बोल बेटा। सीता कुछ बोलती है उससे पहले चिंकी और पिंकी, जो अर्जुन की जुड़वा बहनें थी, वो वहाँ आ जाती हैं। भाभी जल्दी करो, हमें घर जाना है। आप भी ना कितना ड्रामा करती हो। अरे चिंकी, करेगी ना, गरीब घर से जो है, सब मिडिल क्लास। अर्जुन आता है और दोनों को डांट लगाता है। चिंकी, पिंकी, क्या बदतमीजी है? सॉरी बोलो इन्हें अभी के अभी। हम क्यों सॉरी बोले? देखो, सॉरी बोलो वरना मुझे तुम दोनों अच्छे से जानती हो। सॉरी भाभी। पिंकी, तुम्हें अलग से बोलूं क्या? सॉरी। अब बारात घर आ जाती है और सभी अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। तो दूसरी तरफ चिंकी पिंकी गुस्से से आग बबूला हो रही थी और जाकर अपनी माँ शकुंतला से बोलती हैं, माँ, आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? भैया ने सबके आगे हमको डांटा और उस भिखारी के खानदान से आई भाभी को सॉरी बोलने को बोला। आपको पता है हमारी कितनी बेइज्जती हुई? तुम लोग चिंता मत करो, बहुत जल्द उस सीता को उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे। बस एक बार अर्जुन वापस अमेरिका चला जाए। ऐसे 1 महीने बाद अर्जुन अमेरिका चला जाता है। वो सीता को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर शकुंतला अपनी खराब हालत का बहाना बनाकर उसे रोक लेती है। ऐसे ही एक सुबह सीता चाय लेकर सास के पास जाती है। माँ जी, चाय ला दे बहू। शकुंतला चाय का एक घूंट लेती है और उसके मुंह पर थूक देती है। छी, ये इतनी ठंडी और घटिया चाय मुझे दे रही है। अकल क्या अपने मायके में छोड़कर आई है करम चली है? माँ जी, रोज ऐसे ही तो चाय देती थी, पर आप तो तब तारीफ करती थी। अरे तब मजबूरी में करती थी, क्योंकि मेरा बेटा तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है। पता नहीं कौन सा काला जादू किया है तूने मेरे बच्चे पर। तभी अर्जुन का फोन आ जाता है, जिसे उठाकर शकुंतला अपने बेटे से बोलती है, अरे जुग जुग जिए मेरा बेटा, तुझे याद कर रही थी। तू पूरे 100 साल जिएगा मेरे लाल। माँ, सीता कहाँ है? जरा बात करवाना। अरे बेटा, बहू तो मंदिर गई है, आएगी तो बोलूंगी तुझे फोन करे। कोई नहीं माँ, उसके फोन पर कर लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत है? क्यों माँ? बेटा, वो फोन भी घर पर छोड़ कर गई है। तू चिंता मत कर, आएगी तो बात करवा दूंगी। सीता वहीं खड़े खड़े सब सुन रही थी। बेचारी कुछ नहीं बोली। तभी चिंकी की आवाज आती है, ओ महारानी, कहाँ हो? मेरी कॉफी कहाँ है? और मेरी ग्रीन टी दो जल्दी मुझे। आई। सीता जल्दी से कॉफी और ग्रीन टी बना लाती है और पहले चिंकी के पास जाती है। दीदी, आपकी कॉफी। भाभी, मैं पिंकी हूँ, मुझे ग्रीन टी चाहिए। अब सीता ग्रीन टी लाती है तो, भाभी पागल हो क्या? अब बार बार मेरे पास क्यों आ रही हो? माफ करना दीदी। सीता इस बार दोनों लेकर आती है। मुझे नहीं पीना अब। हाँ चिंकी, अब मेरा भी मन नहीं है, तो भाभी ये दोनों चीज आप पियो, वो भी अभी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये सब बर्बाद हो, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। मैं ये सब नहीं पीती, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कैसे? पीना तो पड़ेगा। चिंकी, तो इनका हाथ पकड़, मैं पिलाती हूँ। अब क्या था, वो दोनों जबरदस्ती ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी उसे पिला देती। अर्जुन के जाने के बाद से ही सीता का जीना मुश्किल हो चुका था, इसलिए एक दिन वो हार कर अपनी जान देने का फैसला करती है और एक ब्रिज पर चढ़ जाती है। अब जैसे ही वो कूदने वाली होती है, तभी कोई उसे खींच लेता है। मार जाने दो मुझे, अब मुझसे नहीं जिया जाता है ऐसी बेकार जिंदगी। अच्छे से ऐसी बेकार जिंदगी से अच्छी मौत होगी। सीता चुप हो जाओ, देखो मैं गीता तुम्हारी बहन तुम्हारे पास हूँ, शांत हो जाओ। गीता
मेरी बहन। सीता खूब रोती है, जिसके बाद गीता उसे शांत करवा कर मंदिर ले जाती है और मंदिर की सीढ़ी पर उससे बात करती है। तूने ये सब पापा को क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? इससे उन्हें तकलीफ होती तो क्या तेरे मरने से नहीं होती? तो क्या करती? मेरी सास और जुड़वा ननद मुझे बहुत तंग करती है, हर बात पर ताना देती, और अब तो मेरी जुड़वा नंदे मुझे मारती भी हैं। अपने पति से क्यों नहीं बोलती तू? वो लोग मुझे उनसे बात ही नहीं करने देते। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब क्या था, अब गीता उसके घर जाती है उसकी जगह और उन सबको खूब परेशान करती है। भाभी ये ग्रीन टी क्यों लाई? मैं पिंकी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कॉफी भी लाई हूँ, लेकिन अब ग्रीन टी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, तो आप ये दोनों पियो। अब क्या था, गीता वो ग्रीन टी और कॉफी दोनों ही जबरदस्ती उसे पिला देती है। फिर पिंकी के पास जाकर ऐसा ही करती है। शकुंतला के चाय मांगने पर वो चाय लेकर जाती है। जैसे शकुंतला उसके मुंह पर थूकने का सोचती है, वो उसका मुंह बंद कर देती है। अब वो उन सबका जीना दुश्वार कर देती है। माँ भाभी का कुछ करो वरना वो हमें मार देगी। पता नहीं क्या हुआ इनको। अब तो एक ही रास्ता है, इसे अर्जुन के पास भेज दे, वो जाने ये जाने। अब क्या था, गीता से डर कर वो लोग सीता की टिकट करवाकर उसे अमेरिका भेज रहे होते हैं। तभी एयरपोर्ट पर जुड़वा नंदे जुड़वा भाभीियों को देखकर सुन्न रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि उनकी ये हालत गीता ने की है, पर अब वो क्या ही कर सकती थी। सीता चली गई अमेरिका, पर एक दिन गीता मोंटू के साथ उनके घर आती है। वाह बेटा, बहू का चेहरा तो दिखा। गीता का चेहरा देख शकुंतला और चिंकी पिंकी वहीं बेहोश हो जाती हैं और कुछ समय बाद गीता उनको देख अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है। गायत्री की दो बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं। जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है, ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयों और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी, और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहां अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था। तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना ये, आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है, तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी, लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं। अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का।
तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा, तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वही गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपके दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। ये सुनकर गायत्री खुश होती है। अब वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था, तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती है। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती। खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है। कोई जरूरत नहीं है माँ ये सब नाटक करने की, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आई हैं 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ खुशी खुशी रहती है। बारिश में सोने वाला ससुराल। ममता जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची तो देखा उसके ससुराल में चारों तरफ दीवारें थी, बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में बेड था, अलमारी थी, बहुत अच्छा किचन भी बना था, लेकिन पूरे घर में कहीं पर भी छत नहीं थी। ये देखकर ममता दंग रह गई। इस घर में सब कुछ है लेकिन छत क्यों नहीं है? देख बहू, ये हमारे घर की परंपरा है। ये बात ममता को थोड़ी बेवकूफी भरी लगी, लेकिन परंपरा के नाम पर उसने कुछ नहीं बोला। ससुराल में पति विक्रम के अलावा उसके सास ससुर जेठ और ननद थे। जेठानी अब इस दुनिया में नहीं थी। खैर पहली रसोई की रस्म में जब वो किचन में खाना बना रही थी तब, हे भगवान, यहाँ तो सीधा धूप आ रही है, ऐसे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत बेहोश होकर गिर गई। तभी वहाँ पर उसका पूरा परिवार आ गया। आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं होता। पायल, एक बाल्टी पानी भर के डाल दे, इससे होश आ जाएगा, फिर जल्दी से बोल खाना बनाए। हाँ, बहुत तेज भूख लगी है हमें। हाँ पापा। पायल ने एक बाल्टी भरकर पानी ममता के ऊपर डाल दिया, जिससे उसे होश आया। ममता को उन लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। किसी तरह उसने खाना बना लिया और सबने खा भी लिया। आज विक्रम और ममता की सुहाग रात थी। सुहाग रात मनाने के बाद जैसे ही उनकी आंख लगी वैसे ही अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। सारा बिस्तर, सारा सामान गीला होने लगा। ममता तुरंत भागकर घर के बाहर निकल गई और किसी दूसरे के घर के बाहर छप्पर के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ पर उसके ससुराल वाले आ गए। बदतमीज औरत है, ना गर्मी बर्दाश्त होती ना बारिश है, दूसरों के घर के बाहर आकर बैठ गई। ऐसी औरतों को तो बेल्ट से मारना चाहिए। मैं बेल्ट लेकर आती हूँ, बिना मारे ये सुधरेंगी नहीं। रहने दो पायल, मेरे पास बेल्ट है। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर ममता दंग रह गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गया। ससुराल वाले ममता को घसीटकर वापस घर के अंदर ले गए और सारी रात वो लोग बारिश में सोए, लेकिन ममता को नींद नहीं आ रही थी। वो सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर दोपहर को उसका परिवार कहीं चला गया। मेरे ससुराल में तो हर कोई बदतमीज है। पूरे गांव में हर किसी के घर में छत है, सिर्फ हमारे घर में नहीं। पता तो करना ही पड़ेगा। ममता अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी वहाँ से कुछ औरतें गुजरी। ममता ने उन औरतों को बुला लिया। सुनिए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में छत क्यों नहीं है? क्या सच में हमारे परिवार की ऐसी कोई परंपरा है?
लगता है तेरे ससुराल वाले बाहर ऐश करने गए, इसीलिए तू हमसे बात कर पा रही है। बहू, तुम्हारे ससुराल वालों ने कई बार छत बनवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार छत गिर जाती थी। बहुत सारे मिस्त्री, इंजीनियर, बहुत सारे तांत्रिकों ने भी कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो लोग छत बनवाते थे, छत खुद ब खुद गिर जाती थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बहू, जब से तुम्हारी जेठानी ये दुनिया छोड़कर गई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही हैं। वरना उसके पहले तो इस घर में भी छत थी। अब हम लोग चलते हैं, वरना अगर धोखे से तुम्हारे ससुराल वालों ने देख लिया तो तुम्हें बहुत मारेंगे। इतना बोलकर वो औरतें वहाँ से चली गयी। फिर धीरे धीरे शाम हो गई और ममता ने खाना बनाकर रख लिया। तभी उसके ससुराल वाले पी कर आए। सब लोग खाना खाने लगे। ये कैसा बेहुदा खाना बनाया? तेरे माँ बाप ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? है वे? चलो आज इसे कमरे में बंद करके खूब मारते हैं, बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किया। सही कह रही हो माँ, आज 2-4 हाथ तो मैं भी लगाऊंगी इस चुड़ैल को। नहीं, ऐसा मत कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चुप कर बेगारत औरत, हम माफ नहीं करने वाले हैं, हमारे हाथों में खुजली हो रही। सारा परिवार मिलकर ममता को मारने लगा। ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बहुत तेज घनघोर बारिश होने लगी। तो इस तरह ममता पर वो लोग हर दिन जुल्म करने लगे। दोपहर में खाना बनाते वक्त गर्मी की वजह से वो बेहोश भी हो जाती थी, और जब भी पानी बरसता था तो रात भर वो पानी में भीगती रहती थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एक रोज जब उसके ससुराल वाले कहीं गए हुए थे, तब मेरे ससुराल वालों का जरूर कोई न कोई रहस्य है, मुझे उस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। ममता उस घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। वो डायरी उसकी जेठानी ने लिखी थी। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक इस घर की छत नहीं टिकेगी। जब जब इस घर की बहुओं पर अत्याचार होगा, तब तक आंधी तूफान तेज होगा। जिस दिन इस घर की किसी बहू ने इन लोगों का विरोध कर दिया, उसी वक्त बारिश थम जाएगी। दरअसल कुछ साल पहले जो हरकतें ममता के साथ हो रही थी, वही हरकतें उसकी जेठानी के साथ होती थी। इन सब से तंग आकर उसकी जेठानी ने एक डायरी लिखकर उसी घर में कहीं छुपा दी और फिर उसने खुद को खत्म कर लिया। अब ममता वो डायरी पढ़ चुकी थी। इसका मतलब जेठानी जी ने इन लोगों से तंग आकर खुद को खत्म कर लिया, और ये राज छुपाने के लिए इन लोगों ने परंपरा का नाम दे दिया। रात में फिर से ससुराल वाले पी कर आए। जब बारिश होने लगी, तब ममता किसी पड़ोसी के बरामदे में पहुंच गई। तभी ससुराल वाले वहां पर आ गए। विक्रम ने जैसे उस पर हाथ उठाया, वैसे ही ममता ने उसका हाथ पकड़कर विक्रम चिल्ला उठा, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम लोगों की बदतमीजी, अब कोई अत्याचार नहीं चलेगा तुम लोगों का। उसने इतना बोला ही था कि तभी अचानक बारिश बंद हो गई। अब ममता मन ही मन सोचने लगी, जैसे ही मैंने इन लोगों का विरोध किया, वैसे ही बारिश बंद हो गई। इसका मतलब डायरी में जो लिखा है वो सच है। जेठानी जी की आत्मा यहीं कहीं है। अगले दिन ममता ने ससुराल वालों को घर के अंदर सबको रस्सी से बांध दिया। फिर वो बाहर गई। फिर ढेर सारे मिस्त्री और छत बनाने का सामान लेकर आ गई। तभी मिस्त्री बोला, बहन जी, फालतू पैसा खर्च मत करो। इस घर में हमने कई बार छत बनाने की कोशिश की, लेकिन वो टिकी नहीं। या तो आज छत टिकेगी या इन लोगों पर ही गिर जाएगी। उसके ससुराल वाले डर गए। बहू ऐसा मत कर, अगर तूने छत बनाई तो पूरी छत हम लोगों के ऊपर ही गिर जाएगी। चुप कर बुढ़िया। जेठानी जी, आप जहाँ भी हो, आज मैं आपको मुक्ति दिला कर रहूंगी। ये सारे लोग छत के नीचे दबकर मर जाएंगे आज। धीरे धीरे मिस्त्रियों ने छत बनानी शुरू कर दी। इधर उसके ससुराल वाले, बहू हमें माफ कर दे, आज के बाद हम तुझ पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। सिर्फ मुझ पर? आज के बाद किसी बहू पर, किसी औरत पर अत्याचार नहीं करेंगे। हम सब पीना भी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में छत बनकर तैयार हो गई, पर इस बार गिरी नहीं। आंधी तूफान बारिश सब होने लगा, फिर भी छत नहीं गिरी। तभी वहाँ जेठानी की आत्मा प्रकट हुई। ममता, आज इन लोगों ने माफी मांगी, तुमने इन्हें सुधार दिया, इसलिए अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन अगर आज के बाद किसी औरत पर अत्याचार किया तो ये छत तभी गिरेगी जब तुम सब नीचे सो रहे होगे। हमें माफ कर दो राधा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी आत्मा गायब हो गई। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। मुंबई शहर में मॉनसून आया नहीं कि बारिश का कहर बरसने लगता है। घनश्याम की पत्नी सुमित्रा, 2 छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप मुंबई में एक पुरानी बस्ती में रहते थे। सुमित्रा, ला दे, अम्मा की कौन सी दवाई लानी है? एक तो वैसे ही काम नहीं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा नहीं निपटता। ये पर्चा और ये पैसे काम से मिले थे, इन्हीं का राशन लाना है, और जो पैसे बचेंगे अम्मा की दवाई ले आना। चल जा रहा हूँ, ले आऊंगा। सुमित्रा, तूने आज फिर घनश्याम के हाथों में पैसे कैसे पकड़ा दिए? तुझे पता तो है, फिर मदन के साथ जाकर कच्ची शराब पी आएगा या पत्ते खेलने बैठ जाएगा। क्या करूँ बापू, जबरदस्ती ले गए कि मैं ही लाऊंगा घर का सामान। पर सुमित्रा, बारिश की वजह से कब हम पर मुसीबत आ जाए, कौन देख कर आया है? माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी। बंटी, ये 10 रुपए ले, साथ वाली दुकान से छोटी डबल रोटी ले आ।
बंटी बराबर की दुकान से डबल रोटी ले आता है। सुमित्रा थोड़े से रखे दूध की चाय बनाकर बच्चों को चाय ब्रेड खिला देती है। दिन बीत जाता है, शाम होने को आ जाती है, पर घनश्याम का कुछ पता नहीं कहाँ गया। रात के 7 बजे। मैंने आपको सुबह राशन और माजी की दवाई के पैसे दिए थे, पर आप तो ये तली हुई मच्छी उठा लाए हो। अब तू मेरे खाने पे भी नजर लगाएगी? जान नहीं लाया राशन क्या कर लेगी? अरे घनश्याम, कुछ तो शर्म कर। सुमित्रा घरों में चूल्हा चौका करके थोड़ा बहुत कमाए और तू उजाड़ दे। बाबू तुम बीच में ना बोलो तो ठीक हो रहेगा। मेरी ही गलती है जो इस मनुष्य घर में आ जाता हूँ। मैं आज बाहर सोऊंगा, और कल तेरी पाई ना चुका दी तो मेरा नाम भी घनश्याम नहीं है। अभी वो नशे में है। बहू, सुबह जब नशा उतरेगा अपने आप ठीक हो जाएगा। अम्मा, ये थोड़े से चावल रखे हैं, बना लो। हाँ बना ले बहू। घनश्याम तो बाहर बरामदे में सो गया है, अब सुबह ही उठेगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं। हवा से छप्पर टूट गया तो? सोने दे बहू, बारिश पड़ेगी तो अपने आप अंदर आ जाएगा। सुमित्रा चावल बना लेती है और रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। आधी रात के वक्त सुमित्रा की आंख खुलती है। ये क्या, पूरे घर में पानी? अम्मा, बापू, जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? अरे इतना पानी ये कैसे आया? लगता है बारिश रुकी ही नहीं। क्या करें, बंटी और पूजा को गोदी में उठाओ और बाहर चलो। घनश्याम भी तो बाहर सो रहा था। घनश्याम पर जब टूटे हुए छप्पर से बारिश पड़ने लगती है, उसकी आंख खुल जाती है। ये क्या, इतनी बारिश, पानी की तो नदी बन गई है। घनश्याम जैसे ही चारपाई से उठता है, छप्पर नीचे गिर जाता है। घनश्याम बाल बाल बचता है। तुम लोग रुको, मैं एक एक करके सबको बाहर निकालता हूँ। बंटी तू मेरे कंधे पर बैठ जा। पूजा अब मेरी गोदी में आ। घनश्याम बंटी और पूजा को उठा लेता है। सुमित्रा अम्मा का हाथ पकड़ती है। जैसे तैसे वो घर के बाहर सड़क पर पहुंच तो जाते हैं, पर सड़क पर पूरा पानी भरा होता है। ये तो पूरी सड़क पानी से भरी हुई है। अब क्या करें? लोग बारिश के पानी में डूब रहे होते हैं। कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कोई बिछड़ गया था। घनश्याम को याद आता है कि मदन के पास अपनी नाव है। सुमित्रा, तुम माँ बापू और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। पर आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे याद आया, मदन के पास अपनी खुद की नाव है। अगर माँ बापू को उसमें बिठाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दें तो हम तो जैसे तैसे चले ही जाएंगे। घनश्याम तैरता हुआ मदन के घर पहुंचता है। अरे लगता है मदन नाव में जाने की तैयारी कर रहा है। मदन, माँ बापू को भी अपनी नाव में बिठा ले। मैं सुमित्रा और बच्चों को लेकर तेरे पास पहुँचता हूँ। घनश्याम यार, वो सुरेखा और बच्चे कुछ जरूरी सामान भी नाव में रख चुके हैं। अब तो नाव में बिल्कुल भी जगह नहीं है। माफ करना। अच्छा, पानी का बहाव तेज हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। मदन घनश्याम को साफ मना करके अपनी बीवी बच्चों के साथ नाव पर निकल जाता है। घनश्याम वापस आ जाता है। देखा तूने, यारी दोस्ती पालने का नतीजा। आज मुंह पर दगा दे गया वो तुझे बिगाड़ने वाला। अब तो घनश्याम और भी घबरा गया कि कैसे अपने परिवार को बचाए। कोशिश करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सड़क की दूसरी तरफ जाने वाला पुल भी टूटकर रास्ते में गिरा हुआ होता है। अब क्या करें, कैसे उस पार जाएंगे? घबराओ नहीं, एक दूसरे का बस हाथ पकड़े रहो। चलते चलते वो देखते हैं एक रस्सी के सहारे लोगों को सड़क के उस पार ले जाया जा रहा है। इस रस्सी की सहायता से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी माता जी, लाओ हाथ दो ध्यान से। रेस्क्यू टीम धीरे धीरे रस्सी की सहायता से सबको सड़क के दूसरे किनारे पहुंचाती है। तभी अम्मा, बापू, वो देखो हेलीकॉप्टर। ये सब लोग हमारी मदद करने के लिए ही आए हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम सभी बस्ती वालों को बाहर निकाल रही थी और एक सुरक्षित स्थान पर घनश्याम और उसके परिवार को छोड़ दिया। शुक्र है, ये बचाव कर्मी अगर ना होते तो हमें कौन बचाता। आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया है इन सुरक्षा कर्मियों को भेजकर। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। सुमित्रा, आज मुझे भी समझ आ गया है कि कुछ मित्र सिर्फ मतलब के लिए ही साथ रहते हैं। पर अब हम क्या करेंगे, वो बस्ती तो उजड़ गई। हिम्मत मत हार सुमित्रा, हम यहाँ कहीं आसपास की बस्ती में घर ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ, शराब और जुए को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा ताकि तुम सबको भरपेट भोजन मिल सके। कुछ दिन बाद जब बारिश रुक गई तब घनश्याम ने काम ढूंढना शुरू किया और एक बस्ती में किराए पर कमरा भी ले लिया। बारिश का पानी तो थम गया था, पर जिंदगी को चलने के लिए ताकत की जरूरत फिर से हासिल करनी थी।
for watching.